हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तैयारी आपकी चल रही होगी एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से, आई होप। और हम एमसीक्यू के सीरीज को कर रहे थे और एमसीक्यू के सीरीज में हम आपका छठा चैप्टर खत्म कर चुके थे सेंट्रल बैंक का, और हम 7वें चैप्टर पे आ जाएं और उसको हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो इससे रिलेटेड जितना सारा कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें से एमपीसी, एपीसी, एपीएस, एमपीएस, सारे कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे और वो रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु गेव दिस लॉ। कह रहा है कि सप्लाई जो है वो अपना डिमांड क्रिएट करता है, और वो किनके द्वारा ये कहा गया था, है ना। ये किनके द्वारा कहा गया था, तो ये इकोनॉमिस्ट का नाम था जेबी से। कह रहा है कि ये बताए थे, यही बोले थे, ये डिफाइन किए थे, ये लॉ दिए थे, बोले थे कि सप्लाई जो है वो अपना डिमांड क्रिएट करता है। किनके द्वारा कहा गया था, ये जेबी से। देखिए बच्चों, आपको जो है कुछ कुछ चीज जो स्टेटमेंट बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली, वो जो है कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। किसी किसी के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट सारा जो है वो दिया गया था, है ना। तो चलिए ये जो है इसका आंसर जो है वो जेबी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, हु इज द राइटर ऑफ बुक्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। याद रखिएगा, ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है, ये जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जेएम कीन्स, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। देखिए तो ऑप्शन में है ना, सी नंबर में जेएम कीन्स, जॉन मिनयार्ड कीन्स। ये जो है वो जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था, जो ये बताए थे कि जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट मनी जो है वो सारा का सारा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था जेएम कीन्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बताइए आप। कह रहा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दूसरा कहता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कह रहा है पहला कि हमारे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, सही है। दूसरा कहता है कि पॉसिबिलिटी जो है अंडर ओवर एम्प्लॉयमेंट का नहीं रहे, उसी को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो कौन सा आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा ऑन विच फैक्टर केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स। कह रहा है केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डिपेंड करता है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड के बारे में, और वो एग्रीगेट डिमांड इफेक्टिव डिमांड के बारे में बात करता है। तो हमारी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड कितना होने वाला है वो उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसी पे डिपेंड करता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा नंबर। कहता है विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। का डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कहता है कि जैसे जैसे आपका मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी। कहता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि एडिशनल कैपिटल, और जैसे जैसे याद रखिएगा आप, जैसे जैसे आप कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ाइएगा, इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, और आपका एमईसी जो है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है ये हर बार घटता जाता है ना। जैसे मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट 100 है और ये था 20, इन्वेस्टमेंट हो गया 200, हो सकता है ये घट के हो गया 18, इन्वेस्टमेंट हो गया 300, ये घट के हो गया 15। जैसे जैसे ये इंक्रीज करता रहेगा, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो घटता जाता है। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का मतलब एडिशनल कैपिटल का इफिशियंसी, है ना। तो कहता है, देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, का मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, सही है ये। और कहता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट रेट भी है। कह रहा है इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट तभी ना होगा नया नया जब आप इंटरेस्ट रेट का मतलब उसको इंड्यूस कीजिएगा, प्रोड्यूसर को आप पैसा लगाइए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो दोनों ऑप्शन सही है। कौन सा हो गया इसमें, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवां। कहता है फॉर कीन्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज। कीन्स के द्वारा या किसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट का मतलब रियल इन्वेस्टमेंट होता है, और रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हैं ना, कहता है एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं, फिजिकल एसेट्स पे, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब लैंड, बिल्डिंग,
ब्रिज, ये सब जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर पे, बॉन्ड पे, डिवेंचर पे, ये सब पे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो रियल में ये इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, ये हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मानते ही नहीं है इसको। आपको पढ़े होंगे नेशनल इनकम में भी कि शेयर बॉन्ड में के इन्वेस्टमेंट को हम लोग फैक्टर इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो रियल में जो इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल एसेट्स में क्या क्या इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं? रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसी को हम लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। बोथ नहीं होगा, आप ऑप्शन देख के बोथ मत मार दीजिएगा। आप याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट का मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नहीं, ठीक है, केनीजियन किन्स के द्वारा। चलिए, कहता है विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एमईसी, अभी आपको बताए थे कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाइएगा, इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ना वो फॉल करते रहता है। मान लेते हैं ये था 100, ये बताए थे आपको 20, ये हो गया 200, ये हो गया 15, ये हो गया 300, ये हो गया 10, ये हो गया 400, ये हो गया 5। हर बार ये घटता जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो कहता है क्या इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एमईसी जो है वो फॉल करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इन्वेस्टमेंट। तो शेयर पे इन्वेस्टमेंट बताइए, ये फाइनेंशियल एसेट्स है ना, तो रियल नहीं ना हुआ ये। अभी आपको हम बताए थे रियल का मतलब क्या? फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल नहीं। और शेयर पे क्या है? ये फाइनेंशियल एसेट्स है। परचेज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप बताइए ओल्ड फैक्ट्री को अगर हम परचेज किए तो ये ऑलरेडी रियल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो गया होगा जिस टाइम जो है ये फर्स्ट बार जो है फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट या हुआ होगा या परचेज किया गया फैक्ट्री का। मतलब नया इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। तो इसका मतलब नया इन्वेस्टमेंट जब होगा तब ना। अब देखिए कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये नए बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट ये नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ये रियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि नया बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपको हम बताए थे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो 1 माइनस एमपीएस। उसी तरह एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। वैसे ही अब मान लेते हैं हम बोले एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, और आपको हम बोले एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें से किसी में से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सब फॉर्मूले को क्या याद रखना है? खाली आप याद रखिएगा एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। बाकी इसी में से हम क्या किए हैं, इसको उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, उसको इधर ले दिए तो माइनस हो गया, है ना। तो आपको सब फॉर्मूले को याद रखना है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। आपको याद कैसे रखना है? यहां पे एपी एपी देखिए सेम है दोनों में, यहां कंजम्पशन है, यहां सेविंग, दोनों इक्वल टू 1 होता है। वैसे यहां देखिए एमपीसी या एमपी एमपी दोनों बराबर है। यहां पे कंजम्पशन दे देना, यहां पे सेविंग दे देना, बराबर हो गया, इक्वल, ठीक है। तो कौन सा होगा? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ दिया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। देखिए अभी ना बताया आपको हम एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। देखिए यहां पे हम लिखे हुए हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। देखिए यहां क्वेश्चन में पूछा कि एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानते हैं ना एमपीसी एमपीएस क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो दोनों बराबर जो है वो, अब वहां हम एपीसी लिखे थे, एपीएस लिखे थे। तो एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दोनों जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। कह रहा है विच वन इज द ट्रू। अभी आप आपको बताए थे देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस 0 नहीं 1 होता है, ये गलत है। एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1, ये भी गलत है। देखिए यहां मिल गया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। देखिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निश्चित आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन इस बार ये वाला फॉर्मूला वाला एक बार इस बार आना ही आना है, आप याद रखिएगा, कोई पूछ देगा, ठीक है। कहता है मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, क्या है? इंडिविजुअल डिमांड भी है, जिसको हम लोग इंडिविजुअल कंजम्पशन भी कहते हैं, पब्लिक कंजम्पशन भी है,
इन्वेस्टमेंट भी है। आप जानते हैं ना एडी इक्वल टू क्या होता है, क्या, सी। 4 सेक्टरल इकोनॉमी में ये होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और 2 सेक्टरल इकोनॉमी में क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। देखे तो इसमें सब है ना, सी आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसने बोल दिया कि एगो कंजम्पशन इंडिविजुअल कंजम्पशन, एगो पब्लिक कंजम्पशन, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल कंजम्पशन। दोनों मिला दिए तो हो गया वो पब्लिक कंजम्पशन। ये इन्वेस्टमेंट तो है ही आई का मतलब, तो तीनों ऑप्शन सही है ना, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो गया इसका, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेड इकोनॉमी पॉलिटिक्स। आप याद रखिएगा इसका आंसर जो है ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को जेबी से के द्वारा लिखा गया था। आपके बुक में जो आंसर दिया ये गलत दिया हुआ है, इसको ये नहीं होगा, ये पी को दिया हुआ, ये गलत है। जेबी से जो है ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का राइटर जो है वो जेबी से होगा। अब इस सबको रटना पड़ेगा आपको, आप रट लीजिएगा एक बार, इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा, ये जेबी से के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इफ एमपीसी 0 मल्टीप्लायर विल बी। आपको हम बताए थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला क्या बताए थे, के इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। इसी को हम ऐसे लिख भी सकते हैं ना, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। तो चाहे आपको कहे के इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी या 1 बाय एमपीएस, तो बात एक ही है। नेक्स्ट हम दूसरा फॉर्मूला और करके लिखाए थे आपको, के इक्वल टू होता है क्या, याद है आपको, कहता है क्या, कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि आपका इनकम कितना चेंज किया आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज करने से, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो इसका 2 फॉर्मूला, या तो के इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, या उसी को 1 बाय एमपीएस, या के इक्वल टू चेंज इन वाई अब बाय चेंज इन आई, कि इन्वेस्टमेंट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम, या चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। तो देखिए, तो आप फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को लगाइए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूले का तो यूज नहीं है अभी, फिर भी आप याद रखिएगा इसको। तो फॉर्मूला लगाइए, के इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू कितना दिया है, 0.5। तो 1 बाय 0.5 घटा, इसमें से कितना हो गया ये 0.5। तो इसको हटाइएगा तो इंटू 10 होगा नहीं ऊपर में, तो 5 दूना 10, तो देखिए कितना हो गया ये 2 टाइम्स हो गया है मल्टीप्लायर। तो देखिए तो आंसर है 2, देखिए डी नंबर ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप फॉर्मूले को याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। तो आप जो है इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड। कहता है किस पे जो है वो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है। कहता है लॉ ऑफ मार्केट पे, सही है। परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, कह रहा है वेज रेट पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप दे रहे हैं, और जब तक वेज नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेगा कोई, और उसको काम नहीं करेगा तो उसका इनकम नहीं होगा लेबर का, तो डिमांड करेगा कौन, ठीक है। कह रहा आगे परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा इसका हो गया, ऑल ऑफ दीज, है ना। सब भूल मत जाइएगा आप, ठीक है। देखिए इस पे भूलने पे हमको शायरी भी याद आ गया। स्टूडेंट जब एग्जाम में जाता है ना तो उसको पढ़ा हुआ बात भी वो भूल जाता है, तो इस पे हमको शायरी याद आ गया। कहता है कि फायर, कहते हैं कि फायर को आग कहते हैं, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, और जो एग्जाम में काम ना आए उसको स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं, है ना। तो आप भूलिएगा मत, आपको हम इसलिए ये शायरी बता दिए कि आपको याद रहे, आप एग्जाम में आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स कीन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। कह रहा है ये कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1936 में पब्लिश किया गया था जनरल एम्प्लॉयमेंट का बुक, जो कि जेम्स कीन्स के द्वारा बताया गया था, है ना। तो 1936 आप याद रख लीजिएगा, 1936 में जेम्स कीन्स के द्वारा जनरल एम्प्लॉयमेंट का बुक जो है वो फेमस किया गया था, जो कि जिसका ईयर कितना था 1936, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड केनीजियन इकोनॉमी। कह रहा है आप बताइए इसमें से कौन सा है जो है वो डेफिशिएंट डिमांड को बता रहा है। पहला ऑप्शन पढ़िए, कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो फिर डेफिशिएंट डिमांड कहां हुआ। दूसरा बोला अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सही है, ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम यहां बीच में लिखना चाहिए था, इसको इक्विलिब्रियम भी होता। तो कहता है हाँ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड है।
तो बोथ एंड भी नहीं, कहता है नहीं, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डेफिशिएंट डिमांड का कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है द डे ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर, कहता है ग्रेट डिप्रेशन जो है वो किस ईयर में जो है वो आया था। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, लेकिन आपके पास ऑप्शन देगा इससे रिलेट वो कर रहा था 1930 तक भी, है ना, चला था, तो आप 1930 भी आप मार दीजिएगा, ये ऑप्शन सही है 1930, क्योंकि आपके बुक में 29 है ही नहीं, याद रखिएगा 1930। कह रहा सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़, एज ए रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 4,600 करोड़। देखिए तो आपको क्या क्या दिया यहां, ये बोला कि पहले इनकम राइज कर रहा है कि इनकम कितना से कितना, इनकम कितना से कितना, बोला 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़, 5,000 से बढ़ के 6,000, और आगे बोला कंजम्पशन भी राइज कर रहा है कितना से कितना, बोला 4,000 से 4,600 करोड़, है ना। तो आप बताइए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे हम कि आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला बेसिक हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। एमपीसी इक्वल टू होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, एमपीएस इक्वल टू होता है चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, ठीक है ना। तो इस वाला फॉर्मूला को आप लगाइए यहां पे एमपीसी वाले को, इसको हम मिटा रहे हैं फॉर्मूले को, इसका यूज नहीं है अभी तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो कहता है चेंज इन कंजम्पशन कितना, देखिए कंजम्पशन में चेंज कितना, 4,000 से बढ़ के 4,600 हुआ, तो कितना का चेंज, 600 का, और इनकम में चेंज हुआ कितना, कह रहा 5,000 से बढ़ के 6,000 का, चेंज कितना, तो 6,000 में से 5,000 घटा कितना 1,000, तो 6,600 डिवाइडेड बाई 1,000 तो कितना हो गया 0.6, ये हो गया। तो डी नंबर में देखिए ऑप्शन है ना 0.6, देखिए 0.6 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ये सब फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, फिर से हम लिख दे रहे हैं एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, ये सब आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रीवियस ईयर में है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा इन केनेजियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इस्टेब्लिश वेयर, करा इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, तो इक्विलिब्रियम दो पढ़े थे आप, या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, या सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, इसी को ना कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एस इक्वल टू वाई एड इक्वल टू एस, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, उसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। 23 नंबर कहता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, कहता है जितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ना उसको आप जो आपका मनी कॉस्ट, जो कॉस्ट लगा उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ एमईसी, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो देखिए तो है ना प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है व्हेन इंक्रीज इन द इनकम इज 50 एंड इंक्रीज इन द कंजम्पशन इज 30 देन एमपीसी, कह रहा है कि एमपीसी इक्वल टू फॉर्मूला अभी आप पढ़े चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम जो है इसको फॉर्मूला कहता है इनकम में कितना का चेंज, कह रहा है इनकम राइज कर रहा है 50 से, तो इनकम में चेंज 50 का, और कहा कंजम्पशन कितना से राइज कर रहा है 30 से, तो कंजम्पशन में चेंज 30 का। यहां आपको नहीं लिखा है कि इतना से इतना बढ़ के हो रहा है, डायरेक्ट बोल दिया कि इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब चेंज, तो चेंज जो है हमारा इनकम में दे दिया 50 और कंजम्पशन दे दिया, यहां कंजम्पशन कितना हो गया चेंज, इसमें कह रहा है ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज, तो इसमें भी चेंज 30, तो कितना होगा 3/5, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन में है 3/5, देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर बी 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर कह रहा है इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन, इफेक्टिव डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड पे भी डिपेंड करता है, एग्रीगेट सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, तो बोथ एंड भी, दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ एंड भी हो गया इसका, है ना। चलिए इतना ही था आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। इसी तरह हम आपको लगातार करवाते रहेंगे और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको एग्जामिनेशन में जो है तैयारी करते रहना है, ठीक है। अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है, अच्छे से ठीक है, अच्छे से आप तैयार कीजिए एग्जाम को। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट विशेस, हैप्पी रीडिंग, बेस्ट विशेस, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।